असम में बीजेपी की हैट्रिक सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, यह 2019 की लड़ाई का ट्रेलर है। 126 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी गठबंधन ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया और बीजेपी ने अकेले करीब 82 सीटें जीतकर जो इतिहास रचा है वो आंकड़ों से कहीं बढ़कर है। सवाल यह है कि बीजेपी बार बार यह कैसे कर रही है और क्या कोई इसे रोक सकता है? यह सिर्फ एक राज्य की जीत की कहानी नहीं है, यह उस सीक्रेट सॉस का डिकॉर्डर है जिसने असम में बीजेपी को अजेय बना दिया है। और यह फॉर्मूला कैसे पूरे भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है, आज हम इसी को डिकोड करेंगे। यह जीत सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा के करिश्मे का नतीजा नहीं है, इसके पीछे एक ऐसी सोशल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग छिपी है जिसे समझना 2029 की लड़ाई को समझने के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, असम की जीत का विच्छेदन। वो 5 फैक्टर जिन्होंने इतिहास रचा। बीजेपी की यह प्रचंड जीत कोई एक रात का चमत्कार नहीं है, इसके पीछे 5 पिलर्स पर खड़ी दी थी एक मजबूत स्ट्रैटेजी है जिसने विपक्ष के हर दांव को फेल कर दिया। पहला और सबसे बर्डिद्धा फैक्टर हैं खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। शर्मा सिर्फ एक सीएम नहीं बल्कि असम की राजनीति के पावर सेंटर बन चुके हैं। उनकी छवि एक 24/7 काम करने वाले, जमीन से जुड़े और कड़े फैसले लेने वाले नेता की है। उन्होंने खुद को असमिया पहचान के सबसे बड़े रक्षक के तौर पर प्रोजेक्ट किया। जब वो कहते हैं कि जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं अवैध मियां चैन से नहीं रह पाएंगे, तो यह बयान एक बड़े वोट बैंक में उनकी पकड़ को और मजबूत करता है। उन्होंने विकास और हिंदुत्व के बीच एक ऐसा कॉकटेल बनाया जिसने उन्हें धर्म और जाति की दीवारों से भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। वो सुबह बाढ़ वाली जगहों का दौरा करते हैं और शाम को अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने का आदेश देते हैं। यह आक्रामक अंदाज जनता को खूब पसंद आया। दूसरा फैक्टर और शायद इस जीत का सबसे बड़ा साइलेंट गेम चेंजर रहा है 2023 का परिसीमन। यह एक ऐसा टेक्निकल मूव था जिसने चुनाव होने से पहले ही बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिख दी थी। आसान भाषा में समझिए, परिसीमन के जरिए चुनावी इलाकों की बाउंड्री को फिर से तय किया गया। विपक्ष का आरोप है कि यह इस तरह से किया गया कि जिन सीटों पर पहले मुस्लिम वोटर निर्णायक थे उनकी ताकत कम हो गई। आंकड़े बताते हैं कि पहले जहां करीब 35 सीटों पर अल्पसंख्यक वोट हार जीत तय करते थे, अब यह संख्या घटकर महज 22-23 रह गई है। मुस्लिम बहुल इलाकों को तोड़कर उन्हें ऐसे क्षेत्रों में मिला दिया गया जहां दूसरे समुदायों का वोट प्रतिशत ज्यादा था। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि विपक्ष का सबसे मजबूत वोट बैंक बिखर गया और बीजेपी की राह आसान हो गई। तीसरा फैक्टर है बीजेपी का अपराजेय लाभार्थी मॉडल। यह बीजेपी का वो ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ विपक्ष अब तक नहीं ढूंढ पाया है। असम में अरुणोदय योजना के तहत लगभग 38 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे 150 रुपए भेजे जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक राज्य के लाखों परिवारों को हर महीने एक फिक्स्ड इनकम मिल रही है। यह सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि सरकार और वोटर के बीच एक डायरेक्ट इमोशनल और फाइनेंशियल कनेक्शन है। इसके अलावा मुफ्त राशन, पक्के घर और दूसरी वेलफेयर स्कीम्स ने एक ऐसा लाभार्थी वर्ग बना दिया है जो पार्टी की वफादारी से ऊपर उठकर उसे वोट देता है, जिससे उसे सीधा फायदा मिल रहा है। यह महिला कार्ड और गरीब कल्याण कार्ड इस चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ। चौथा फैक्टर है पहचान की राजनीति का जबरदस्त इस्तेमाल। हिमंता सरकार ने अवैध घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। मियां संस्कृति को असमिया पहचान के लिए खतरा बताना, मदरसों पर एक्शन लेना और यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का वादा करना, इन सभी कदमों ने मेजॉरिटी हिंदू वोटों को मजबूती से एक साथ ला दिया। बीजेपी ने बहुत स्मार्ट तरीके से असम के मूल निवासियों के मन में बसे डेमोग्राफिक बदलाव के डर को आवाज दी। उन्होंने सत्रों वैष्णव मठों की जमीन से अतिक्रमण हटाने को असमिया सभ्यता की रक्षा के तौर पर पेश किया। यह ध्रुवीकरण इतना तेज था कि चाय बागान के मजदूरों से लेकर शहरी मिडिल क्लास तक सब बीजेपी के निशान पर एकजुट हो गए। और पांचवां फैक्टर जिसने बीजेपी की जीत को केक वॉक बना दिया, वो था विपक्ष का बिखराव। कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के बीच कोई मजबूत गठबंधन नहीं हो सका। वोट बंटते रहे
और बीजेपी को सीधा फायदा मिलता गया। कांग्रेस लीडरशिप के संकट से जूझती रही और गौरव गोगोई जैसे युवा चेहरे को भी ठीक से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। विपक्ष के पास हिमंता शर्मा के आक्रामक नैरेटिव का कोई जवाब ही नहीं था। जब बीजेपी विकास, पहचान और राष्ट्रवाद की पिच पर बैटिंग कर रही थी, तब विपक्ष अपनी पुरानी रणनीतियों में ही फंसा रह गया। तो ये तो हुई असम की बात, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, यह कहानी असम से कहीं आगे की है। यह भारत की राष्ट्रीय राजनीति का भविष्य तय करने वाली है। यह कैसे होगा, इसे समझने से पहले अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। सेक्शन 2, राष्ट्रीय ब्लूप्रिंट, असम से 2019 तक। अब बड़ा सवाल, असम की जीत से दिल्ली या केरल में बैठे एक आम वोटर को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि असम की जीत सिर्फ एक राज्य का रिजल्ट नहीं है। यह बीजेपी की लैब का एक कामयाब एक्सपेरिमेंट है जिसे अब पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। इसे आप असम मॉडल कह सकते हैं, यानी आक्रामक कल्चरल नेशनलिज्म, जिसे कुछ लोग हिंदुत्व 2.0 भी कहते हैं, और उसके साथ वेलफेयर स्कीम्स का एक ऐसा सेफ्टी नेट जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। यह यूपी के योगी मॉडल का ही एक ज्यादा एडवांस और शार्प वर्जन है। इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे एक मजबूत क्षेत्रीय नेता को पूरी आजादी दी जाती है कि वो लोकल मुद्दों के हिसाब से इस मॉडल को लागू करें। इसका सीधा असर 2029 के लोकसभा पर पड़ेगा। असम की इस जीत ने पूरे नॉर्थ ईस्ट की 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा पक्का कर दिया है। यह जीत 2019 से 3 साल पहले विपक्ष के लिए एक बड़ा साइकोलॉजिकल झटका है। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में यह नया जोश भर देगी। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा का कद अब राष्ट्रीय हो गया है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी के पास अब एक और ऐसा फायर ब्रांड स्टार कैंपेनर है जिसकी मांग पूरे देश में होगी। इसका असर सिर्फ लोकसभा पर ही नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी डोमिनो इफेक्ट की तरह पड़ेगा। 2026 में ही असम के ठीक बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर भी इसका असर दिखा बीजेपी ने। असम में इस्तेमाल किए गए घुसपैठ विरोधी और ध्रुवीकरण के नैरेटिव को बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ भी पूरी ताकत से इस्तेमाल किया। इसके बाद 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। असम का यह सफल प्रयोग योगी आदित्यनाथ के मॉडल को और मजबूती देगा। बिहार जैसे राज्य में जहां जाति की राजनीति हावी है, वहां भी बीजेपी इस लाभार्थी और राष्ट्रवादी कार्ड के जरिए सोशल इक्वेशन को बदलने की कोशिश करेगी। सेक्शन 3, विपक्ष का भविष्य। चौराहे पर खड़ी राजनीति। असम की यह हैट्रिक भारत के विपक्षी खेमे के सामने एक बहुत बड़ा और असहज सवाल खड़ा करती है। आप एक ऐसी पार्टी का मुकाबला कैसे करेंगे जिसने पहचान की राजनीति को गरीबों के लिए चलाई जा रही ठोस आर्थिक योजनाओं के साथ कामयाबी से जोड़ दिया है? यह INDI गठबंधन के लिए एक अस्तित्व का संकट है। असम ने दिखा दिया है कि सिर्फ बीजेपी का विरोध करने के लिए एक साथ आ जाना ही काफी नहीं है। आपके पास एक वैकल्पिक नैरेटिव और एक भरोसेमंद चेहरा होना चाहिए। कांग्रेस के लिए यह सबसे बड़ी मुश्किल है। क्या वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चले या सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर फोकस करे? लेकिन असम ने दिखाया कि जब पहचान और धर्म का मुद्दा हावी होता है तो आर्थिक मुद्दे अक्सर पीछे छूट जाते हैं। अगर विपक्ष इस असम मॉडल का तोड़ नहीं निकाल पाता तो क्षेत्रीय पार्टियों के किले भी एक एक करके ढह सकते हैं। बीजेपी ने दिखा दिया है कि वो हर राज्य के लिए उसकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी बना सकती है। अगर विपक्ष बंटा रहा और एक असरदार काउंटर नैरेटिव बनाने में नाकाम रहा तो 2030 की लड़ाई शुरू होने से पहले ही आधी हारी जा चुकी होगी। तो असम का नतीजा एक कहानी नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का एक खाका है। यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जिसके पीछे हिमंता बिस्वा शर्मा का करिश्मा, परिसीमन का स्मार्ट इस्तेमाल, लाभार्थी योजनाओं का विशाल नेटवर्क, पहचान की आक्रामक राजनीति और एक कमजोर विपक्ष जैसे कई फैक्टर थे। यह जीत एक ब्लूप्रिंट है, एक ट्रेलर है कि आने वाले सालों में भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी। इसने बीजेपी को 2019 के लिए एक मजबूत लॉन्च पैड दे दिया है।
और विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब आखिरी सवाल आपके लिए, क्या बीजेपी का यह असम मॉडल वाकई अपराजेय है या विपक्ष के पास 2019 से पहले वापसी का कोई रास्ता है? इस रणनीति की सबसे कमजोर कड़ी आपको क्या लगती है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।